साथियों, स्वागत है आपका आज के सूत्र 11 के प्रथम सत्र के अंदर। और बहुत ही उम्दा विषय हमारे डॉक्टर्स के द्वारा चयन किया गया है। बेसिकली इस सूत्र सेशंस के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एलोपैथी जो है उसका जाल बढ़ता चला जा रहा है, और आयुर्वेद जो हमारी अपनी खुद की थाती है, जो हमारी खुद की संपत्ति है, जिसको हमारे देश ने दिया है, जो कि बेसिकली एक आयु का विज्ञान है, जो हमें ये बताता है कि हम कैसे स्वस्थ रहें। एलोपैथी की तरह नहीं कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे को उसका नियंत्रण उसके द्वारा दिया जाता है, जबकि आयुर्वेद तो हम बीमार ही नहीं पड़े, इस तरह की हमारे लिए जो है भावनाएं व्यक्त की गई हैं आयुर्वेद के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है डॉक्टर रीटा हमारे ले रही हैं। डॉक्टर रीटा से आप सभी लोग परिचित हैं, आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं राजस्थान गवर्नमेंट में, आयुर्वेदिक विभाग में। तो आज का जो ये महत्वपूर्ण सेशन शुरू होने जा रहा है, मुझे आशा है आप सभी पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे। और पहला ही दिन है, पहले दिन में आपका आयुर्वेद की जो निटी ग्रिटी है, किस तरीके से आयुर्वेद हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बेसिकली आयुर्वेद क्या है, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। और किस प्रकार से ये आयुर्वेद जो है एलोपैथी के मुकाबले बेहतर है, ये तो सभी लोग मानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग एलोपैथी के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। आज बड़ा ही दुखद समाचार सुबह सुबह अखबार उठाते ही प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, एक्टर, मैं बहुत बड़ा फैन था उनका, बहुत अच्छे एक्टर है भाई कौशिक जी जो है, जिनका आज देहावसान हुआ है। बिल्कुल स्वस्थ थे, परसों होली के जो समारोह था उसको उन्होंने ट्वीट भी किए, और होली का पूरा प्रोग्राम उन्होंने मनाया, और कल अचानक से उनको चलते चलते ही मतलब जो है हार्ट अटैक आ गया ऑल ऑफ ए सडन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम इस एलोपैथी के पीछे भागे जा रहे हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण है। तो मैं इन पंक्तियों के साथ जो है डॉक्टर रीटा को आमंत्रित करूंगा। कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, आज बड़ा हृदय द्रवित हो रहा था, तो वो पंक्ति आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। और बेसिकली इन पंक्तियों के माध्यम से मैं एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूँ अपने देश के बुद्धिजीवियों के बारे में, जो सब कुछ जानते हुए भी इस पद्धति के पीछे, जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, इसके पीछे भागे जा रहे हैं। लाखों करोड़ों को डायबिटीज, लाखों की संख्या में कैंसर पीड़ित, लाखों करोड़ों थायराइड, आर्थराइटिस के मरीज। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है या रोगों का बढ़ता भार है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है या रोगों का बढ़ता भार है? मेरे देश के बुद्धिजीवियों, आपके समक्ष एक विचार है। मेरे देश के बुद्धिजीवियों, आपके समक्ष एक विचार है। अति दुष्प्रभाव वाली ताजिंदगी चलती अंग्रेजी दवाएं बीमारी के नियंत्रण का दावा पर जड़ से न मिटा पाए। अति आधुनिक 5 सितारा अस्पताल, महंगी जांच मशीनें, ये कैसी चिकित्सा पद्धति जो स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बनाए? आयुर्विज्ञान देने वाले देश में क्या इसकी दरकार है? मेरे देश के बुद्धिजीवियों, आपके समक्ष एक विचार है। मेरे देश के बुद्धिजीवियों, आपके समक्ष एक विचार है। तथाकथित आधुनिक चिकित्सा पद्धति अपना जाल फैला रही है। अमेरिका, ब्रितानवी देशों से तिरस्कृत दवाएं भारत आ रही हैं। जोड़ प्रत्यारोपण, स्टेंट, अंग प्रत्यारोपण ही विकल्प बचता है। बात बात में खाई जाने वाली अंग्रेजी दवाएं हमें कहां से कहां ले जा रही हैं। सब कुछ बाहर से आयातित, सब कुछ बाहर से आयातित हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा भार है। मेरे देश के बुद्धिजीवियों, आपके समक्ष मेरा एक विचार है। मेरे देश के बुद्धिजीवियों, आपके समक्ष मेरा एक विचार है। हमारे पास तो सनातन काल से आयुर्वेद है, हमारे पास तो सनातन काल से आयुर्वेद है। सुलभ प्राकृतिक औषधियों पर अंग्रेजी दावा को तरजीह, बड़ा खेद है। हमारे पास तो सनातन काल से आयुर्वेद है, सुलभ प्राकृतिक औषधियों पर अंग्रेजी दवा को तरजीह, बड़ा खेद है। आयु को जानने बढ़ाने वाला विज्ञान हमें बीमार होने से बचाता है। एक एक बात स्पष्ट है, क्या स्वीकार्य है और क्या निषेध है। एक एक बात स्पष्ट है, क्या स्वीकार्य है और क्या निषेध है। आयुर्वेद से स्वस्थ संपन्न देश और समाज, यही डॉक्टर नेचर का विचार है। मेरे देश के बुद्धिजीवियों, आपके सामने मेरा एक विचार है। तो दोस्तों, मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर रीटा को कि वो अपना सेशन प्रारंभ करें। बहुत ही सुंदर सेशन होने जा रहा है, आप सभी लोग इसका भरपूर आनंद भी उठाएं, अपने प्रश्नों को जो है आखिर तक सीमित रखें और इससे संबंधित प्रश्न ही पूछें। वेलकम डॉक्टर रीटा। डॉक्टर रीटा प्लीज, यू आर वेलकम। नमस्ते नेचर साथियों, आज हम सूत्र 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करने के बाद 11वें नंबर सूत्र पे पहुंच चुके हैं। और जो हमने पिछले प्रोग्राम किए हैं वो जितने आपके लिए बेनिफिशियल रहे, ज्ञानवर्धक रहे, उसी क्रम में ये जो इस बार का रखा गया है थोड़ा सा अलग हटके रखा गया है। जैसे पहले हम डिजीज वगैरह के बारे में बताते रहे हैं, ये वाला जो पूरा 5 डेज का प्रोग्राम रहेगा, इसमें हम आयुर्वेद क्या है ना, और उसका एलोपैथी से क्या कंपैरिजन है, किस तरीके से वो बेटर है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। आप लोगों की जो भी क्वेरीज रहेंगी उन्हें हम लास्ट में लेंगे, तो हम लोग सेशन
स्टार्ट करते हैं। अंशुल जी स्लाइड नहीं आ रही है। हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आयुर्वेदा होलिस्टिक अप्रोच टू वेलनेस एंड इट्स बेनिफिट ओवर एलोपैथी। कि आयुर्वेदा जो है उसका वेलनेस को लेके उसकी क्या अप्रोच है ना। जिस तरीके से एलोपैथी है वहां पर सिर्फ डिजीज का ट्रीटमेंट है, लेकिन जो आयुर्वेदा है वो मेनली वेलनेस के फील्ड में काम करता है। हमारा यही प्रयोजन रहता है कि लोग बीमार ही ना हो। बीमार होंगे तो हम ठीक करेंगे ही, लेकिन हमारी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम बीमार ना हो। ये हमारा एक इन जनरल सोच भी होता है ना। तो इसी सोच को जो है ये आयुर्वेद आगे बढ़ाता है, और इसका अप्रोच जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेलनेस के लिए रहता है। नेक्स्ट, आयुर्वेद जो है जितनी अभी जितनी भी प्राचीन या नवीन जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां चल रही हैं, उनमें सबसे पुरानी जो है वो आयुर्वेद है। लोग कहते हैं कि जो चाइना का ट्रेडिशनल मेडिसिन का फील्ड है वो भी पुराना है, लेकिन आयुर्वेद जो है वो उससे भी बहुत पुराना है। अगर हम एलोपैथी की तरफ देखते हैं तो वो लगभग 18वीं सदी में आया था, और जो होम्योपैथी है वो भी लगभग उससे 1700-1800 जो ईयर है 17वीं 18वीं सदी की तरफ आया था। तो हम इसी से जान सकते हैं कि आयुर्वेद जो है वो कितना प्राचीन है, उसमें कितनी खोजें हुई। ये अलग बात है कि बीच में कुछ सालों तक, है ना, जब एलोपैथी आगे बढ़ा, होम्योपैथी आगे बढ़ा, जो पश्चिमी देश थे उनके अंदर जब ये नई नई चिकित्सा पद्धतियां डेवलप होने लगी, तो हमारा जो आयुर्वेद था वो पीछे की तरफ चलता चला गया। जितना हमारा टेक्स्ट था, जितनी हमारी रिसर्च थी, वो सारी या तो जला दी गई या फिर फाड़ दी गई, है ना। और हम लोगों ने भी, पश्चिमी देश तो है ही इस चीज में आगे, हमारा भी ये रहता है कि हमें लगता है कि जो अमेरिका कर रहा है वो सही होगा, जो जर्मनी कर रहा है वो सही होगा। तो हमने जो हमारी चिकित्सा पद्धति इतनी ज्यादा हाईली एफिशिएंट थी, उसे छोड़कर हमने एलोपैथी को अपनाया, और आज उसी की देन है कि हमें इतनी तरह की बीमारियां हो रही हैं, इतनी तरह के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आयुर्वेद जो है वो भारतीय आयुर्विज्ञान है। विज्ञान का मतलब क्या होता है कि वो फील्ड जहाँ बहुत सारी रिसर्च होती रहे, या उससे रिलेटेड जो स्टडी है उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो आयुर्विज्ञान क्या हुआ, वो साइंस की वो शाखा या वो पार्ट, वो ब्रांच जिसके अंदर आयु का ज्ञान दिया जाता हो कि किस तरीके से हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है। अगर हम बीमार हो गए हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे, उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग क्या हमें ट्रीटमेंट देना है, किस तरीके से हमें पंचकर्म लेना है या मेडिसिन पे जाना है, या फिर हमें कुछ और करना है जिससे कि हमारी जो आयु है वो बढ़े, अकाल मृत्यु ना हो। उसी के लिए आयुर्विज्ञान या आयुर्वेद का हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस चीज का उद्भव किया है। नेक्स्ट, अब संसार के जो सबसे पुरानी जो बुक मानी गई है, प्राचीनतम बुक मानी गई है, वो ऋग्वेद मानी गई है। ऋग्वेद का काल 3000 से लगभग 50,000 साल तक पूर्व का माना जाता है। एग्जैक्टली डेटाज अभी नहीं है। तो ऋग्वेद में भी कहीं कहीं आयुर्वेद का के सिद्धांत लिखे हुए हैं, लेकिन मेनली ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद है, यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद है। तो आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है, जिसके अंदर की पूरा ब्रह्मा जी ने इसे स्मरण किया था, और उन्होंने अश्विनी कुमारों को दिया था। फिर वो आगे एक पूरा चेन है, उस तरीके से चलते हुए ये आयुर्वेद जो है वो धरती पर आया। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि लगभग 3000 से 50,000 साल पुराना ये चिकित्सा पद्धति है, जबकि अभी जो एलोपैथी या होम्योपैथी है वो लगभग 250 से 300 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति ही है। नेक्स्ट, आयुर्वेद की खोज जो है या आयुर्वेद का उद्भव प्रादुर्भाव जो है वो इंडिया में ही हुआ था। और आज भी भारतीय उपमहाद्वीप, देखिए भारत ही नहीं, भारतीय जो उपमहाद्वीप है जिसमें हम हमारे आसपास के देश भी मान लेते हैं, थोड़ा श्रीलंका है, बांग्लादेश है, यहाँ भी किसी ना किसी रूप में आयुर्वेद का अभ्यास किया जाता है, यहाँ की प्रैक्टिसेस की जाती हैं, वो भी 90% से अधिक। अब लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो अब जब हम ये परसेंटेज की बात करते हैं कि 90% से अधिक जो लोग हैं भारतीय हैं वो आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, नहीं इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं है,
ये गलत है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो सिर्फ मेडिसिन में नहीं है ना, हमारी किचन भी तो आयुर्वेद है, वहां तो हम सभी यूज कर रहे हैं। हम हल्दी को भी काम में ले रहे हैं, हम धनिया को भी काम में ले रहे हैं, हम जीरे को भी काम में ले रहे हैं। आप सभी लोगों ने अपनी फैमिलीज में देखा होगा कि कोई डिलीवरी वाली लेडी होती है ना, प्रसूता जो स्त्री होती है, उसे जीरे का पानी दिया जाता है जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े। तो ये क्या है, ये जीरा क्या है, आयुर्वेद ही है ना। अगर कहीं चोट लग जाती है तो क्या बोलते हैं कि दूध में हल्दी मिला के पी लो। फेस पे अगर थोड़े फोड़े फुंसियां पिंपल्स दिखने लगते हैं तो इन जनरल वे में बोल देते हैं कि एलोवेरा जूस यूज कर लो, या एलोवेरा लगा लो, या नीम की जो छाल होती है उसे घिस के लगा लो। तो ये सारा की सारी चीजें, आप ये नहीं कह सकते हैं कि जब आप एक आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो ही आयुर्वेद है। नहीं, ये सारी चीजें जो हम घर में भी कर रहे हैं ये भी आयुर्वेद है ना। बहुत मैक्सिमम जेंट्स है, उन्होंने देखा होगा, अभी तो आफ्टर शेव चल गया है, नहीं तो पहले अगर शेव करते थे कट लग जाता था, तो हर किसी के शेविंग किट में फिटकरी होती थी। कट लगा, बस थोड़ा सा वहां पे फिटकरी लगाया, तुरंत ब्लीडिंग होना बंद हो जाता था। तो वो फिटकरी भी क्या है, वो भी आयुर्वेद है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 90% से अधिक भारतीय जो है वो आयुर्वेद चिकित्सा का किसी ना किसी रूप में उपयोग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने भी का सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग के अनुसार, है ना, हम तो यूज कर ही रहे हैं। इसमें ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं, वहां भी आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होने लगा है, लेकिन एक ईगो प्रॉब्लम मान लीजिए या फिर उनकी सुपीरियरिटी मान लीजिए कि वो ये नहीं मानने को तैयार है कि ये जो है चिकित्सा पद्धति जो है वो वैकल्पिक उपचार को उन्होंने अभी अपने यहाँ मान्यता नहीं दी है। नेक्स्ट, अब जैसे हम कोरोना की ही बात करते हैं कि जहां जिस बीमारी ने आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाया, भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी, और सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर आयुर्वेदा डॉक्टर्स ने ही नहीं, एलोपैथी हॉस्पिटल्स में भी आयुर्वेद को जो बढ़ाया, उस बीमारी का नाम कोरोना था, है ना। जैसे मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ और हम लोगों की कोविड में ड्यूटीज लगी थी, एलोपैथी हॉस्पिटल्स में भी लगी थी, कोविड सेंटर्स में भी हम लोगों ने ड्यूटी की थी। तो वहां जो स्टाफ था उसे हमें रोजाना काढ़ा देना पड़ता था, और नहीं होता था तो वो लोग घर के लिए भी मांग के लेके जाते थे कि घर में फैमिली के लिए भी काढ़ा दो, है ना। आप लोगों में से भी मैक्सिमम लोगों ने काढ़ा बना के पिया होगा, और काढ़े में कुछ भी नहीं था। तुलसी हम यूज कर रहे थे, तुलसी है, गिलोय है, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, हमने सिर्फ इन्हीं सब चीजों को मिला के पिया, और इन्होंने ही हमें कोरोना जैसी बीमारी से बचा लिया। आप देखिए कि भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज कितनी कम है ना। जहाँ 1 लाख 140 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 25 लाख के आसपास डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। तो हम देख लीजिए कि कितने हजार लोगों पे एक डॉक्टर है। अगर कोरोना जैसी महामारी, जैसे जिस हालत अमेरिका की हुई, इटली की हुई, इंग्लैंड की हुई, अगर वही सारी कंडीशंस इंडिया में भी हो जाती, तो हमारे यहाँ तो मरने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती। हो सकता है कि 20-25 करोड़ लोग खत्म हो जाते, क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि हम सबको ही वो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे सकते थे। तो आयुर्वेद ने कोरोना जैसी बीमारियों ने आयुर्वेद को ऊपर उठाने में बहुत बड़ा रोल दिया था। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद में कोरोना को क्या माना गया है। आयुर्वेद में जो उसके लक्षण थे, आयुर्वेद क्या कहता है कि जरूरी नहीं है आप हर बीमारी का नामकरण करो कि ये बीमारी ये है, आप उसके लक्षणों के आधार पे भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसे कहा गया है जनपदोध्वंस। जनपद मीन्स एक एरिया, और उध्वंस मीन्स उस एरिया को पूरा जो नष्ट कर दे, मतलब एक बड़े एरिया की के लोगों को जो बीमारी खत्म कर दे, उसे जनपदोध्वंस कहा गया है। तो कोरोना का भी यही कहा गया था। और कोरोना से बचाव में क्या चीज सहायक थी, हमारा इम्यून सिस्टम। हम लोगों ने जो काढ़ा दिया या जो हमने दवाइयां दी, अश्वगंधा, मुलेठी हम लोगों ने यूज किया, वो सारा की सारा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट। अस्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद है। और रोग क्यों होता है कि आहार, हम किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके की हमारी डेली एक्टिविटी रहती है, क्या हमारी हैबिट्स हैं, इवन हमारी थॉट्स,
हमारे मन में किस तरीके के विचार आते हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य को मैटर करते हैं। जैसे अगर बीपी जिस पेशेंट का बढ़ा हुआ आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस तो नहीं लेते हो, तो स्ट्रेस क्या है, थॉट्स है या विचार है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये सारी ही आपके रोग या निरोग को बनाने के लिए होती है। यहाँ पे यही बताया हुआ है कि जब कोविड हुआ तो आपको किस तरीके की चीजों को यूज करना था। गर्म पानी का हमने सेवन किया, नींबू का सेवन किया, कफ बढ़ाने वाली चीजें थी क्योंकि कोविड का जो वायरस था उसने लंग्स को इन्फेक्ट किया था। तो हमें जो चीजें कफ को कम करने वाली थी, है ना, उन चीजों को लेना था, या जो चीजें कफ बढ़ाती हो उनका सेवन नहीं करना था। तो दही, मांस, उड़द की दाल, इस तरीके की चीजें हमने नहीं यूज की थी। और ब्लैक टी है, लेमन टी है, ग्रीन टी है, इस तरीके की चीजों का हमने यूज किया था जिससे कि बॉडी का शोधन भी हुआ था और शमन भी हुआ था। नेक्स्ट, अब आयुर्वेद क्या कहता है कि जैसे हम मानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो टिश्यूज से बना होता है। पहले सेल होती है, सेल से टिश्यू होता है, टिश्यू से ऑर्गन होता है, इस तरीके से है। तो जब हम बोलते हैं ना कि बॉडी जो है एज के अकॉर्डिंग डीजनरेटिव मोड में चली जाती है, या हम बोलते हैं कि डीजनरेटिव मोड की ये बीमारियां होती हैं, जैसे हम बोलते हैं आर्थराइटिस है, बाल्डनेस है ना, हड्डियों में दर्द है, जॉइंट्स में पेन है, ये सारी की सारी उम्र की बीमारियां हैं। तो आयुर्वेद की जो रसायन औषधियां होती हैं वो डीजनरेशन को कम करती हैं, या फिर जो टिश्यूज होते हैं उनका रीजनरेशन करती हैं। जो टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं वो नए टिश्यूज को बढ़ाने का काम करती है, इसीलिए मनुष्य दीर्घायु होता है। हमने देखा है कि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, हम आज के टाइम में पढ़ते हैं कि कोई 200 साल तक जीवित रहा, कोई 300 साल तक जीवित रहा। आज हमें ये सब चीजें मजाक लगती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो उसका रीजन ये था कि वो आयुर्वेद की रसायन औषधियों का सेवन करते थे, जिससे कि उनकी बॉडी में जो है डीजनरेटिव चेंजेस नहीं होते थे। और आयुर्वेद में बहुत सारी रसायन औषधियां हैं, बस हमें पता नहीं रहता है कि कौन सी मेडिसिन को आप एज अ रसायन यूज कर सकते हैं। तो आंवला जो है वो रसायन औषधि होती है, गिलोय, पिपली, अश्वगंधा, हरड़, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो रसायन औषधियां हैं। इसी तरीके से च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश भी रसायन होता है। अगर आप लोगों को च्यवन ऋषि की कहानी पता हो तो च्यवन ऋषि भी बहुत बुजुर्ग हो गए थे, और उन च्यवन ऋषि ने जब ये मेडिसिन से बना हुआ अवलेह यूज किया था तो वो वापस यौन अवस्था को प्राप्त हो गए थे, वापस जवान हो गए थे। इसीलिए उन्हीं के नाम पे ही च्यवन प्राश रखा गया है। ठीक है, और हमारा किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल रहता है और उसके ऊपर भी हमारा बीमार रहना या नहीं रहना डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अब है कि हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद, तो इसमें आयु जो है वो क्या है कि हित अहित सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदस्य आयुर्वेदः स उच्यते। कि जो आयु है वो हितायु है या अहित आयु है, या दुख आयु है वो हित दुख आयु है या हित अहित दुख आयु है। इन सब चीजों का जो वर्णन है या इन सब चीजों की जो जानकारी है जिसके अंदर है उसी को आयुर्वेद कहा गया है। इस श्लोक या ये जो कोटेशन है इसका हम डिटेल देखते हैं आगे। नेक्स्ट, सुखायु। सुखायु क्या होता है कि आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आपका पूरा ज्ञान, विज्ञान, पौरुष, धन धान्य, आपकी फैमिली मेंबर्स प्रॉपर हैं, आपके पास एक अच्छी फैमिली है, अच्छी जॉब है, तो इस सबको इस इंसान को क्या कहा जाएगा, सुखायु। यह शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी कहा गया है ना, कि आप मेंटली फिजिकली तो आप फिट है ही, साथ ही आप मेंटली भी फिट है। तो ऐसा इंसान जो है वो सुखायु को प्राप्त होता है। दुखायु क्या है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छा पैसा है, फैमिली है, अच्छा जॉब है, सब कुछ है, लेकिन आप या तो शारीरिक रूप से बीमार है या मानसिक रूप से बीमार है, या फिर आप स्वस्थ हैं लेकिन आप साधनहीन है ना। तो उन दोनों ही कंडीशंस में जो इंसान होता है उसे दुखायु कहा गया है। एक हितायु होता है कि स्वास्थ्य भी है, साधन संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन इंसान सिर्फ अपने लिए ही ना जी के समाज के लिए भी कुछ करता है, तो उसे हितायु कहा गया है। और अहितायु है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं,
आप लोगों से गलत तरीके से बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आप में दया भाव नहीं है, तो उस आयु को अहित आयु का। नेक्स्ट, आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि 3 तरीके के दोष होते हैं, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ के बारे में हम कल के सेशन में पूरा डिटेल से देखेंगे, इसीलिए मैं अभी इन चीजों को यहाँ पे बहुत छोड़ते हुए चल रही हूँ। तो जो वात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं, उसी के संतुलन को या असंतुलन को ही रोग की अवस्था कहा गया है। अगर ये तीनों दोष सम अवस्था में है तो शरीर स्वस्थ है। अगर इनमें असंतुलन हो गया है तो ये रोग की अवस्था होती है। इसी तरीके से त्रिस्कंध या त्रिसूत्र भी कहा गया है आयुर्वेद को। ये है हेतु, लिंग और औषध। किस बीमारी के क्या कारण है वो हेतु होता है, उसके क्या लक्षण है वो लिंग है, और उसका क्या ट्रीटमेंट है वो औषध माना गया है। जिस तरीके से आज एलोपैथी में अलग अलग फील्ड में पीजी होती है या फिर और सुपर स्पेशलिटी ही रहती है, उसी तरीके से भी आयुर्वेद के 8 अंग किए गए हैं, जिसमें काय चिकित्सा, मेडिसिन, सर्जरी, ईएनटी सेक्शन, शालक्य तंत्र, कौमार भृत्य। कौमार भृत्य मीन्स चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं, बच्चों से रिलेटेड जो विज्ञान होता है, अगध तंत्र जिसमें कि विष औषधियां जो हैं उसके बारे में बताया गया है, भूत विद्या मतलब मानस जो रोग होते हैं उन्हें किस तरीके से ठीक करना है, रसायन तंत्र। आप देखिए कि यहाँ पे स्पेशली रसायन तंत्र लिखा हुआ है कि आपको डिजीज तो ठीक करने के लिए अलग अलग है ही, लेकिन आपकी आयु को बढ़ाने के लिए रसायन तंत्र का भी एक पूरी अलग ब्रांच करके इसकी स्टडी की जाती है। और नेक्स्ट रहता है वाजीकरण, मतलब किस तरीके से स्त्री और पुरुष अच्छी क्वालिटी के एग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली जो संतति है वो श्रेष्ठ हो, हृष्ट पुष्ट हो, वो हेल्दी बेबी पैदा हो। नेक्स्ट, आयुर्वेद बोधति इति आयुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में आयुर्वेद का या आयु के विज्ञान का जिसमें बोध होता है उसी को आयुर्वेद कहा है, अर्थात जो शास्त्र आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। जिस शास्त्र में आयु, आयु की विद्या, आयु के किस तरीके के लक्षण रहते हैं, किस तरीके से जो बेबी है वो पेट में आता है, उसके बाद उसका किस तरीके से हर महीने विकास होता है, उसके बाद जब वो पैदा हो जाता है किस तरीके से बढ़ता है, उस सब चीजों की जानकारी जिसमें मिलती है वो ही आयुर्वेद है। नेक्स्ट, आयुर्वेद चिकित्सा विधि जो है वो सर्वांगीण है। सर्वांगीण मीन्स आपकी पूरी बॉडी को वो ठीक करता है, फिजिकल भी और मेंटली भी। ठीक है। और आयुर्वेद जो औषधियां होती हैं वो किससे मिलती हैं? मेनली जड़ी बूटियों से, पौधों से, फल, मसाले, फूल, यानी कि ये सारी चीजें जो हैं वो नेचर के से ही मिलती हैं। हम भी क्या बोलते हैं कि हमारा शरीर भी पंच महाभूत से मिलके बना हुआ आता है। सिंपल सी टर्म यूज करते हैं ना कि मिट्टी का बना हुआ शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। जब मिट्टी का बना हुआ शरीर है तो मिट्टी से पैदा होने वाली औषधियों से ही हम इसकी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और व्यवहारिक रूप से आयुर्वेद औषधियों के कोई साइड इफेक्ट दिखने को नहीं मिलते हैं, जबकि हम एलोपैथी में देखते हैं कि आप एक बीमारी का ट्रीटमेंट कीजिए, 2 बीमारियां साथ में होती हैं। और जो डॉक्टर मेडिसिन लिख रहे हैं उसको भी पता होता है कि ऐसा होगा। किस तरीके से, अगर आप में से कईयों का एक्सपीरियंस रहा होगा, मैक्सिमम लोगों का रहा होगा, क्या बुखार के लिए दिखाने गए, 2 दिन 3 दिन आपने घर में पैरासिटामोल ले लिया, बुखार नहीं कम हुआ, आप डॉक्टर को दिखाने गए, उसने कोई भी एंटीबायोटिक दे दिया, बुखार उतारने वाली मेडिसिन दे दी, एक एंटीबायोटिक दे दी, साथ में वो क्या देगा, एक आपको एंटासिड देगा। क्या बोलेगा? खाली पेट ये दवाई लेनी है। साथ में एक मल्टीविटामिन देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसको पता है कि ये जो मेडिसिन मैं एंटीपायरेटिक बुखार उतारने के लिए जो मेडिसिन दे रहा हूँ, ये आपकी एसिडिटी करेगी ही करेगी, लेकिन आप उसके पास अगली बार एसिडिटी की शिकायत लेके ना आए, इसीलिए उसने पहले ही आपको एंटासिड दे दिया कि आप एंटासिड लेंगे तो एसिडिटी होगी ही नहीं। दूसरा, आपको क्योंकि एसिडिटी हो रही है तो उसकी वजह से मुंह में छाले भी हो जाते हैं, पेट में जलन होने लग जाती है, तो उसने साथ में आपको भी कसूल दे दिया। ठीक है। तो उससे उन्होंने जो उनके साइड इफेक्ट हो रहे थे उसको सबसाइड कर देते हैं, उसे दबा देते हैं, आपको बोल के नहीं बताएंगे कि हमें ये साइड इफेक्ट जो है आपको हो जाएंगे। मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज थे,
तो उसको मेडिसिन के नाम पे क्या दिया हुआ था, वो काफी लगभग 12-13 साल से वो मेडिसिन ले रही थी एंड 28-29 साल की ही लड़की थी। बहुत कम उम्र में उसकी दवाइयां शुरू हो गई थी और उसने कभी भी आयुर्वेद की मेडिसिन नहीं ली थी, पूरे फुल एलोपैथी के ऊपर वो डिपेंडेंट थी। तो मेडिसिन लेते लेते उसकी कंडीशन ये हो चुकी थी कि उसे 12-12 दिन में मोशन होता था। आप देखिए कि हमारे शरीर की अगर हमें एक दिन मोशन नहीं होता है तो हमें घबराहट होने लग जाती है कि कैसे भी करके हम क्या करेंगे, गर्म पानी पीते हैं, कोई चूर्ण लेंगे, कुछ भी करेंगे, वॉक करेंगे, है ना। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से हमें मोशन हो जाए। लेकिन उस पेशेंट की हालत थी कि उसे 12-12 दिन से मोशन होता था। आप देखिए कि उसकी जो मेडिसिन है उसका कितना सुपीरियर वे में साइड इफेक्ट हुआ, है ना। उसकी ग्रोथ नहीं होती थी, उसकी स्किन बहुत खराब हो चुकी थी कि 28 साल की लड़की थी, देखने में सुंदर थी, लेकिन स्किन बिल्कुल खराब हो चुकी थी। जो उसके बाल हैं वो बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। तो ये सारे साइड इफेक्ट जो हैं वो हमें आयुर्वेद मेडिसिन में देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, अनेक जीन रोगों के लिए आयुर्वेद विशेष रूप से प्रभावी है। जीन रोग मीन्स जो बीमारियां लंबे समय तक चलती है ना, जैसे कि डायबिटीज है। डायबिटीज का क्या होता है, एलोपैथी मेडिसिन में क्या रहता है, एक बार शुरू हो गई तो क्या कह के देंगे, ये तो बाबूजी ये तो दवाइयां जिंदगी भर चलेंगी। अब बीपी के लिए गए, ये बीपी की दवाइयां हमेशा चलेंगी। आर्थराइटिस के लिए गए, आर्थराइटिस की दवाइयां हमेशा चलेंगी। अगर आप लोगों ने कल का सेशन लिया हो तो संगीता जी ने बताया था कि वो कितने टाइम से आर्थराइटिस से परेशान थी और उनका ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर नेचर की मेडिसिन स्टार्ट की तो उनका आर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो गया। जहां वो सुबह चलने फिरने में भी परेशान होती थी, वहां वो आराम से डांस भी कर लेती हैं। तो आप ये देखिए, ये डिफरेंस जो है ना, ये आप में, हम में, हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हीं में ही हम इन चीजों को इजीली देख सकते हैं कि आयुर्वेद मेडिसिन के रिजल्ट्स कितने अच्छे होते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद न केवल रोगों की चिकित्सा करता है बल्कि रोगों को रोकता भी है। मतलब कोई भी है वो साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप कोई भी एलोपैथी मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सिर्फ मेडिसिन देते हैं। आपको वो ये नहीं बताते हैं कि आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो ये लोग कभी नहीं बताते हैं। जबकि आयुर्वेद में हम लोग मेडिसिन के साथ में आपको किस तरीके का भोजन लेना चाहिए, आपको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, ये भी हम बताते हैं। क्या आपको पथ्य लेना है, क्या आपके लिए खाने के लिए सही रहेगा, क्या आप खाने के लिए आपके लिए सही नहीं रहेगा, ये सारी चीजें भी हम बताते हैं। आपने देखा हो कि अगर जॉइंट्स पेन का कोई पेशेंट है, वो कहीं दिखाने जाएगा तो उसे कभी नहीं कहा जाएगा कि आपको खटाई नहीं खानी। लेकिन जब हम आयुर्वेद की दवाइयां देते हैं तब हम पेशेंट को बोलते हैं कि अगर आप जॉइंट्स पेन के लिए दवाइयां ले रहे हो तो आपको खटाई बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो स्वेलिंग हो जाएगी। वहां पे क्या होता है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन की जो आपकी डिजीज है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, मेडिसिन और हैवी होती जा रही हैं। पहले पेन किलर चल रहे थे, फिर पेन किलर इंजेक्शन आ गए, फिर स्टीरॉइड आ गए, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर लास्ट में कहेंगे आप जॉइंट को रिप्लेस करा लीजिए। जॉइंट रिप्लेस कराने के लिए आपने हाँ कर दिया, आपको बोलेंगे कि जॉइंट जो है 5 साल चलेगा, 5 साल बाद फिर वापस ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो क्या ये एग्जैक्टली ट्रीटमेंट है जहाँ पे आपको और सीवियर 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 आपको प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं, आपकी बॉडी उन मेडिसिन को झेल पा रही है या नहीं झेल पा रही है, ये चीजें वहां पे मैटर नहीं करती हैं। जबकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम पेशेंट को किसी भी तरीके से हम ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसको लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए ये भी बताते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि आयुर्वेद जो औषधियां हैं वो स्वस्थ लोगों के लिए भी उपयोगी है ना, जिसमें मेनली क्या आती हैं, रसायन औषधियां आती हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं है लेकिन सुबह फिर भी रोज सुबह सोकर उठ के पीट बार्ले ग्रास जूस ले लेते हैं, आंवला जिंजर जूस ले लेते हैं, है ना। तो ये इसलिए किस लिए है कि इससे हमारा स्वास्थ्य है वो बना रहे। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ के पैरासीटामोल लेते हैं या एंटासिड ले रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है, चलो फिर भी एंटासिड ले लेते हैं। नहीं लेते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे जो हमारा स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने में किसी भी तरीके से उपयोगी नहीं है। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सा जो है वो अपेक्षाकृत सस्ती भी रहती है क्योंकि जो मेडिसिन है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। कुछ मेडिसिन जो है वो थोड़ा सा महंगी हो जाती है। उसका रीजन ये है कि जो जिन औषधियों से, जिन जड़ी बूटियों से वो औषधियां
बनाई जा रही हैं उनका वो दुर्लभ होने वाली मेडिसिन हो चुकी होती हैं, वो लुप्त होने वाली कंडीशन पे हैं। जैसे जैसे आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बढ़ता जाएगा, उन मेडिसिन को, जैसे हम खेतों में सब्जियां उगाते हैं, उसी तरीके से जब हम ये मेडिसिन भी हम उगाने लगेंगे तो धीरे धीरे जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट, आप देखिए कि लोग कितना जो है वो आयुर्वेद के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने कुछ टाइम पहले का देखा हो तो केनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी बेटी को आंखों में कोई इशू था, उन्होंने काफी सारा ट्रीटमेंट कराया था। बाद में उन्होंने केरल में आप सब लोग जानते हैं पंचकर्म आयुर्वेद का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चलता है, तो वहां जाके उन्होंने अपनी बेटी का ट्रीटमेंट कराया था और वो यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर गई थी। ये एक सिंपल एग्जांपल है कि किस तरीके से बाहर विदेशों में भी आयुर्वेद की धूम मची हुई है। नेक्स्ट, ये हमने बात कर ली है कि प्रयोजन क्या है, कि स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ बना रहे और जो बीमार है उसका रोग दूर हो जाए। नेक्स्ट, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा किस तरीके से होगी, कि आयुर्वेद में स्वस्थ व्रत भी बताया गया है ना, जहाँ ये आपको बताया जाता है। और यहाँ पे ये नहीं है कि हर इंसान के लिए एक जैसा बताया हुआ है, आपको उस इंसान की प्रकृति, उसकी किस तरीके की प्रकृति है, वातिक है, पैक्टिक है, कफज है, किस एरिया में रहता है। कुछ लोग हैं जो डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, कुछ हैं जो हिली एरियाज में रहते हैं, कुछ कोस्टल एरियाज में रहते हैं, समुद्र के किनारे वाले एरियाज पे रहते हैं। तो उन सबके अकॉर्डिंग जो उनका आहार है, विहार है, जो उनकी एक्सरसाइज है, वो सारा का सारा चेंज हो जाता है। तो उनकी दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, है ना, एरिया वाइज शरीर काल के अकॉर्डिंग जो इंसान दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का पालन करता है, वो लोग कभी भी बीमार नहीं होते हैं। साथ ही जो कुछ वेग धारणीय और अधारणीय बताए गए, जैसे गुस्सा आए तो उसे क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए, रोकना चाहिए। किसी से मारपीट करने का मन कर रहा हो तो अपने हाथ को कंट्रोल कर लेना चाहिए कि नहीं, मारना नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रेशर बन रहा है, आपको टॉयलेट जाना है, तो उस चीज को, उस वेग को आपको रोकना नहीं है। अगर आप उसको रोकते हैं तो हमारे शरीर में जो वायु की गति होती है, जो कि इन चीजों को बाहर निकालने का काम करती है, जब हम इन वेगों को रोकते हैं तो वायु की जो गति होती है वो अपोजिट हो जाती है। और जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कि ये प्रैक्टिस में आ जाता है अपने वेगों को रोकना, वो लोग उन्हें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे आपको छींक आ रही है, आप रोक कर देखिए, अगर आप छींक को रोक रहे हैं तो क्या होगा, आपको सिर में दर्द होने लग जाए, है ना। आपको वॉमिट आ रही है, आप वॉमिट रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के जो है 13 वेग बताए गए हैं उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे और भी, कि उन तरह के उन वेगों को हमें रोकना चाहिए। लेकिन जो मानस वेग है ना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच, इन सारे वेगों को हमें धारण करना चाहिए। जो जो लोग इन चीजों का ध्यान रखते हैं, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, कौन से वेग को धारण करना है, कौन से वेग को धारण नहीं करना है, वो लोग हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। नेक्स्ट, अब है कि सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। किस इंसान को स्वस्थ कहा गया है, जिसके सभी जो दोष हैं वो सम मात्रा में हो, जिसका डाइजेशन या अग्नि है वो सम हो, जिसकी बॉडी की जो धातुएं हैं, मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर प्रॉपर हीमोग्लोबिन भी है, वो स्किनी भी नहीं है, उसकी हड्डियां भी ज्यादा निकली हुई नहीं है, कैल्शियम की भी कमी नहीं है, ये सारी धातुएं हैं। मल है, मोशन जो है उसका वो प्रॉपर होना चाहिए, पसीना भी आना चाहिए, है ना, ये सारी क्रियाएं भी हैं वो सम हो, वो जिसकी आत्मा, इंद्रियां, मन भी प्रसन्न रहे, उसे हमें स्वस्थ समझना चाहिए। इसके विपरीत अगर लक्षण है तो वो इंसान अस्वस्थ होता है। नेक्स्ट, अब है कि औषधि किसे कहते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, कि जिन साधनों के द्वारा या जिन चीजों के द्वारा शरीर के जो दोष धातु मल की जब असंतुलन हुआ, है ना, जब ये सम अवस्था में इक्वल है
तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी असंतुलन हुआ तो हम बीमार हो जाएंगे। तो जब हम बीमार हो गए हैं, विकृतियां आ गई हैं, असंतुलन हो गया है, उस असंतुलन को दूर करके हमें वापस निरोगी बनाता है, उसे हम औषध कहते हैं। औषध दो तरह की होती है, अपद्रव्यभूत और द्रव्यभूत। अपद्रव्यभूत का मतलब जो दिख नहीं रही है हमें, है ना, जिसमें कि हम ये मान सकते हैं उपवास है, विश्राम है, किस टाइम पे सोना है, जागना है, टहलना है, एक्सरसाइज है, ये सारा की सारा जो है, ये देखिए ये सारी चीजें आपको यूं नहीं माने कि सिर्फ लाइफस्टाइल का पार्ट है, ये भी एक तरीके की औषधि है। जैसे कि अगर हम सिंपली देखें, आप लोग जानते हो कि जो हिंदू धर्म है, यहाँ व्रत का, है ना, उपवास का महत्व बताया गया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो वीकली कोई भी एक व्रत है वो जरूर करते हैं। कोई सोमवार करता है, कोई मंगलवार कर रहा है, कोई बुधवार कर रहा है, अपने अपने श्रद्धा के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें कर लेते हैं। लेकिन ये भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही है। क्योंकि आप देखिए यहाँ अब अद्रव्यभूत जो औषध है, वहाँ फर्स्ट नंबर पे उपवास बताया गया है कि जब आप उपवास करते हैं तो आपके बॉडी में जो पूरा 6 दिन के टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि पेट खराब है या आज मोशन नहीं हुआ तो क्या करते हैं, हल्का खाना लेते हैं या फ्रूट्स खा लेते हैं या फिर खाना ही नहीं खाते। ये भी क्या है, उपवास है, और ये भी औषध का काम करता है। ठीक है। दूसरा होता है द्रव्यभूत औषध, जो कि हमें दिखाई दे रही है। वो कई तरीके की होती है, 3 तरह की है मेनली, वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें है जांगम, औद्भिद और पार्थिव। आप थोड़ा सा टर्म्स पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा आयुर्वेद के हिसाब से टर्म्स यूज की हैं। तो जांगम है एनिमल ड्रग्स। एनिमल से हमें जो भी चीजें मिलती हैं, जैसे शहद, दूध, दही, घी, मक्खन, है ना, ये सारी चीजें जो हैं, ये भी औषधियों का काम कर रही है ना। हम बहुत सारी बीमारियों में पाउडर है तो उसे शहद में मिला के खाने के लिए बोलते हैं, है ना। एसिडिटी का पेशेंट होता है तो उसको बोलते हैं कि घी ज्यादा खाना है, या मेडिसिन को मक्खन में मिला के खाना है, या हम टर्मरिक ड्रिंक दे रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, दूध में मिक्स करके लेना है। तो ये भी औषधियां हैं। दूसरी होती है औद्भिद या हर्बल ड्रग्स, जो कि किसी पेड़ पौधे से हम प्राप्त करते हैं। वो उसकी जड़ भी हो सकती है, फल भी हो सकता है, तना, पत्ता, उसका पूरा पंचांग भी औषध हो सकता है। इसके अलावा रहता है पार्थिव, पार्थिव या फिर मिनरल ड्रग्स, है ना, जिसमें कि जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा, रांगा, ये बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा मेडिसिन काम में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई बीमारी हो, है ना, आयरन की कमी हो, तो घर में कोई लोहे की कढ़ाई हो तो उसको दांतों से काट के खाना शुरू कर देना है कि चलो आयरन की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। आयरन को जब हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं किसी भी मेटल को, तो उसका प्रॉपर शोधन करते हैं, शमन करते हैं, और उसको भस्म स्वरूप में लेकर आते हैं। ठीक है। अगर हम ऐसे ही यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स इकट्ठा होनी शुरू हो जाएंगी और वो हमारी किडनी को डैमेज कर सकती हैं। इसीलिए मेडिसिन की है ना, जो क्वालिटी है आयुर्वेद में, वो बहुत ज्यादा मैटर रखती है। बहुत सारी फार्मा कंपनीज इस तरीके की होती हैं, क्योंकि भस्म बनाने में मेहनत बहुत लगती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो जैसे कुछ भस्म होती है जिसमें 100 पुट देने होते हैं, कि 100 बार 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 उसको किया, फिर आग में जला रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर जला रहे हैं। तो 100 बार करने में आप मानिए कि 100 दिन तो लगेंगे ही। लेकिन आपके पास डिमांड आ रही है तो आपने 20 दिन में ही करके दे दिया, या 10 दिन में ही करके दे दिया, तो उससे मेटल्स क्या है, हैवी मेटल फॉर्म में रह जाती है। ठीक है। और फिर क्या होता है कि किसी इंसान के बॉडी में हैवी मेटल ट्रेस होगी तो एलोपैथी वालों को कहने का मौका मिल जाता है कि आयुर्वेद में तो हैवी मेटल्स हैं, आयुर्वेद की दवाइयां सही नहीं है, है ना। ये फार्मा कंपनीज जो हैं वो अपने फायदे के लिए यूज करती हैं, लेकिन जब हम डॉक्टर नेचर में करते हैं, जाते हैं, तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखता है। नेक्स्ट, ये सारा वही है कि आयुर्वेद के अनुसार जो है शारीरिक मानसिक संतुलन, जीवन शैली जो है बनाए रखिए। जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल की वजह से, है ना, लाइफस्टाइल में है कि आप बहुत अच्छा खाना भी खा रहे हैं। बहुत अच्छा खाने से मतलब क्या है, जंक फूड खा रहे हैं। महंगा तो खाना लग रहा है आपको। पिज्जा लेकर आए तो कितने का आया, 550 का आया, 600 का आया। जबकि हमने दाल रोटी खाई तो कितने की पड़ गई, 150 रुपए में घर में 4 जनों ने दाल रोटी खा ली। तो हमें क्या लगेगा कि नहीं, 600 रुपए, 650 रुपए वाला पिज्जा खा रहे हैं, ये सॉरी, ये हमें ज्यादा न्यूट्रिशन दे रहा है। लेकिन नहीं,
वो हमारे न्यूट्रिशन को जो है वो हमें एक तरीके से कुपोषण की तरफ ले जाता है। और यही जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल की हमारी गलतियां हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हार्ट डिजीज है, थायराइड है ना? पहले कहाँ सुनने में आता था कि किसी को भी, हर किसी को, हर तीसरे इंसान को, चौथे इंसान को हम देखते हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है, हर दूसरी या तीसरी महिला को थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारा की सारा हमारा जो गलत लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है? तो आयुर्वेद कहता है कि आप लाइफस्टाइल को सही कीजिए। जिस तरीके का खाना आप खा रहे हैं वो भी आपको बीमार करना या नहीं करने के ऊपर है। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसे दो श्रेणियों में बांट दिया गया है, जैसे कि पथ्य और अपथ्य कहा जाता है। नेक्स्ट, पथ्य क्या है कि आयुर्वेद के अनुसार ऐसा आहार जो आपके शरीर को उचित पोषण दे और आपके शरीर को हानि ना पहुंचाए, वो है पथ्य। कैसे पथ्य? कि आपको खांसी हुई है, आप शहद ले रहे हैं, आपने गर्म पानी लिया, आपने तुलसी, काली मिर्च, अदरक डाल के आपने चाय बना ली, लेमन टी बना लिया, तो ये सारा आपके लिए क्या हो गया? पथ्य। लेकिन आपको खांसी है, आपने खट्टा दही खाया, फ्रिज से पानी निकाल के पी लिया, आइसक्रीम खा ली, है ना? तो वो हमारे के लिए क्या हो गया? अपथ्य। मतलब जो चीज हमारे शरीर को लाभ नहीं पहुंचा के हानि पहुंचा रही है, वो है अपथ्य। और जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचा रही है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ा रहा है, तो वो सारे के सारे पथ्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, मन भी जो है ना, मन को भी हम, क्योंकि हमारे यहाँ मनोचिकित्सा भी होती है, तो मन के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ रहेगा। ये रजतम थोड़े टिपिकल से वर्ड्स हैं। आप ये देखिए कि अवचेतन मन और सुप्त चेतन मन होता है ना, क्या टर्म्स यूज करूं मैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड होता है ना। हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है कि हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। सब कॉन्शियस माइंड होता है, वो सोचता रहता है कि करूं या नहीं करूं, वो दोनों तरफ डाइवर्ट होता है ना? जबकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमें बिल्कुल सतर्क करता है कि नहीं, हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। तो ये जो मन के दो विचार हो जाते हैं, रज है, तम है ना, सत्व है, ये सारे के सारे बिगड़ने से भी हम बीमार हो जाते हैं। क्योंकि जब आप डुअल उसमें रहते हो कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तो हो सकता है पूरी रात सोचते हुए रह गए। अब आप पूरी रात जगे हुए हैं तो क्या हुआ? आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया। अगले दिन आप सो के उठेंगे, मोशन नहीं होगा, काम करने की एनर्जी नहीं रहेगी। तो मानस जो विचार होते हैं ये भी बीमारी करने के काम करते हैं। तो मन को भी हमें ऐसा आहार और विहार, है ना, आहार भी विहार भी। विहार कैसे? कि लेट नाइट फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, कोई मूवी देखने चले गए जो 12 बजे 1 बजे खत्म हो रही है, आप लेट नाइट घर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, तो आपका पूरा बॉडी का जो सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, हम देखते हैं कि आयुर्वेद में क्या चीजें हैं जो मिलके चिकित्सा कहलाती हैं। तो उसमें 4 चीजें होती हैं: चिकित्सक, परिचारक, औषध और रोगी। ये सारे मिलके हैं कि डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया, जो जिसने हमसे मेडिसिन लिखवाई, है ना? जैसे हमारे लिए तो आप ही परिचारक हैं, जो एसोसिएट्स हैं, उन्होंने हमसे मेडिसिन लिखवाई कि क्या मेडिसिन है, फिर कौन सी मेडिसिन है, और जो पेशेंट है वो किस तरीके से मेडिसिन ले रहा है। अगर डॉक्टर ने गलत मेडिसिन लिखी तो भी पेशेंट ठीक नहीं होगा। या जो एसोसिएट है, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी लेकिन उसके पास कोई जूस बचा हुआ था, उसने जो डॉक्टर ने लिखा है वो नहीं देखी, वो जूस दे दिया, तो भी ठीक नहीं होगा। या फिर मेडिसिन जो है वो एक्सपायरी डेट की हुई, या फिर मेडिसिन ही गलत हुई, तो भी पेशेंट ठीक नहीं होगा। या डॉक्टर ने सही मेडिसिन दी, एसोसिएट ने सही मेडिसिन ली, मेडिसिन भी ठीक है, लेकिन पेशेंट ने ही मेडिसिन नहीं ली, है ना? या हमने 2 बार मेडिसिन लेने के लिए बोला था, या हमने 3 बार मेडिसिन लेने के लिए बोला था और उसने एक ही बार ली, तो भी हम सही तरीके से चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। तो मेडिसिन जो चिकित्सा या ट्रीटमेंट होता है वो 2 तरीके का होता है, एक प्रिवेंटिव है और एक क्यूरेटिव है। प्रिवेंटिव वो जो आपको बीमार नहीं करने दे रहा है, और क्यूरेटिव वो जब आप बीमार हो गए हैं और उसको ठीक कर रहा है। नेक्स्ट, एक होता है युक्ति व्यापार
युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। इसमें होता है कि युक्ति के द्वारा, है ना, टेक्निक लगा के, क्योंकि एक ही बीमारी के अगर आपके पास 2 पेशेंट आ जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही मेडिसिन दोनों को सेम काम करे। तो आपको आपकी युक्ति भी लगानी पड़ती है कि किस क्या पेशेंट की क्या एज है ना। जैसे अगर कोई किडनी डिजीज का छोटा बच्चा पेशेंट है, एक ओल्ड एज का है, एक मिडिल एज का है, तो हमें हर पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन का डोज भी चेंज करना होता है, मेडिसिन भी चेंज करनी होती है। तो हमें खुद की युक्ति भी लगानी होती है कि हमें किस तरीके से मेडिसिन देनी है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, अंतः परिमार्जन, बहिपरिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। हम देखते हैं अंतः परिमार्जन क्या होता है। नेक्स्ट, अंतः परिमार्जन में 2 तरह की चिकित्सा आती है, एक लंघन और एक भ्रंगण। लंघन मतलब जो आपके शरीर को हल्का कर दे, है ना। जैसे हम डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं या ओबेसिटी वाले पेशेंट होते हैं या थायराइड वाले पेशेंट होते हैं, उनमें हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है कि शरीर में हल्कापन है। वो 2 तरीके से आ सकता है, संशोधन चिकित्सा से आ सकता है जो कि पंचकर्म है। आप सब लोगों को ये नहीं देखना है, वो हम लोगों का काम है। इसके अलावा होता है शमन चिकित्सा होती है ना। जैसे कि कुछ पेशेंट इस तरीके के होते हैं जहाँ, जैसे कि डायलिसिस वाले पेशेंट है ना, तो वहां पे हम उन्हें क्या बोलते हैं कि पानी कम पीना है। या जिनमें विटामिन डी की कमी है उन्हें हम बोलते हैं कि थोड़ी देर धूप में खड़ा रहना है। जिनके अंदर कफ ज्यादा होता है उन्हें बोलते हैं कि थोड़ा पानी कम पियो या गर्म पानी करके पियो। जिनका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है उन्हें हम वो मेडिसिन देते हैं जो कि उनके डाइजेशन को प्रॉपर करती है, अग्नि का दीपन करे, है ना। आग अगर बुझ रही है तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है दीपक में, तो वो आग लौ जो है वो सही हो जाएगी। इसी तरीके से डाइजेशन हमारा डिस्टर्ब हुआ है, अग्नि डिस्टर्ब हुई है, तो हमें वो मेडिसिन यूज करनी चाहिए जो हमारी अग्नि को और ज्यादा प्रज्वलित कर दे। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें होती हैं ये शमन औषधियां होती हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा मुझे पता है कि बोरिंग हो रहा होगा, समझ कम पड़ रहा होगा, लेकिन अभी आगे और अच्छी चीजें आएंगी आपकी समझ के लिए। एक भ्रंगण चिकित्सा होती है। भ्रंगण चिकित्सा मतलब जो बहुत जिनका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, बहुत पतले दुबले होते हैं, उनके बॉडी को ठीक करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट, एक होता है शमन लाक्षणिक चिकित्सा, है ना, कि आपकी बॉडी में क्या लक्षण है। कि अगर आपको बुखार हो रहा है तो बुखार की, खांसी हो रही है तो खांसी की, जुकाम हो रहा है तो जुकाम की। इस तरीके से आप ये देखिए, ज्वरनाशक, सर्दी, डायरिया हो रहा है तो डायरिया की, हार्ट डिजीज है तो हार्ट डिजीज की, है ना। तो डिजीज वाइज जो है हम मेडिसिन देते हैं। ये होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, कि किस तरीके के सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन दे देते हैं। नेक्स्ट, वही परिमार्जन में है कि आपको बाहर बाहर से, ये सारा इंटरनल था कि आपको यूज करना था। वही परिमार्जन है जिसमें हम बोलते हैं कि लेप लगाना है, नहाना है, धूप में बैठना है, पसीने लेके आना है ना। जैसे स्किन डिजीज वाले जितने पेशेंट होते हैं हम क्या बोलते हैं, एलोवेरा जेल लगाना है जाते तेल में मिला के। तो वो सारा बहिर्परिमार्जन हुआ, बाहर से होना। अंतर परिमार्जन अंदर से साफ करना, बहिः परिमार्जन बाहर से साफ करना। नेक्स्ट, एक उसमें शस्त्र प्रणिधान भी था जिसमें की सर्जरी है। आयुर्वेद में भी कई तरह की सर्जरीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद में जो है वो डायग्नोस कैसे करते हैं। तो आयुर्वेद का जो डायग्नोस है वो एलोपैथी के डायग्नोस से बहुत ज्यादा अलग है। आयुर्वेद में आयुर्वेद में निदान, ये डायग्नोस है, वो चीज होती है जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी बॉडी जो है वो अंदर से किस तरीके से काम कर रही है। उसके लिए हम पेशेंट से पूछ भी लेते हैं कि आपको, जैसे पेशेंट आया, पेशेंट ने आके हमको सिर्फ ये बताया कि मुझे सिर्फ पेट में दर्द है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आना चाहिए कि पेट में दर्द तो बहुत कारणों से हो सकता है। हो सकता है आपको इंडाइजेशन हुआ हो सकता है उल्टी हो रही हो सकता है एसिडिटी हो, है ना, या हो सकता है कि स्टोन का प्रॉब्लम हो, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, या कोई लड़की आई है तो उसे पीरियड्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारा जो निदान है वो कैसे होगा, सिर्फ वो जो पेशेंट बता रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, हमें भी अपनी तरफ से पूछना चाहिए पेशेंट को, जिससे कि हम सही डायग्नोस कर पाए, है ना। सिर्फ पेट दर्द हो रहा है और हमने उसको उदर निरोगी पाउडर दे दिया, लेकिन पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम स्टोन की थी,
तो हमने किडनी सपोर्ट तो दिया ही नहीं, पेशेंट आके क्या कहेगा आपको, ये तो ठीक ही नहीं हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें ना आए, इसके लिए जरूरी है कि हमारा एक प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। नेक्स्ट। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि उसकी पेशेंट की आप मानसिक स्थिति भी देखिए, उसके दोष भी देखिए, उसका धातुओं का जो असंतुलन है वो भी देखा जाता है। और हमारे पास क्या होता है, नाड़ी विज्ञान भी होते हैं, है ना। हम नाड़ी पे हाथ रख के, हम नाड़ी को इस तरीके से हम हाथ पे, ये 3 फिंगर्स हैं, इसको रख के हम यहाँ पे वात पित्त कफ है, इसकी गति को चेक कर लेते हैं कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा है दोष है वो कम है, सम मात्रा में चल रहा है, और ये नाड़ी जो है वो बता देती है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट है। तो ये हमारा निदान रहता है। लेकिन एलोपैथी में क्या होता है, वो सिर्फ टेस्ट कराते है ना। यहाँ आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट, एक मिनट पीछे लीजिए। नहीं, नेक्स्ट, सॉरी, है ना। तो हमें किस तरीके से डायग्नोस करना है, हम देखेंगे कि पेशेंट का, जो हमने पहले बात कर ली है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट कैसा है, मोटा पेशेंट दिख रहा है, पतला पेशेंट दिख रहा है, या पेशेंट आता है एकदम लेथार्जिक सा लगता है, बहुत थका थका सा लगता है। एक होता है पेशेंट आता है और बोलता है सुबह या गुड मॉर्निंग मैम, बहुत खुश होके बोल रहा है, तो हमें लगता है कि मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है। जबकि एक आया बीमार हो रहा हूँ, तो हमें क्या लगता है कि सिर्फ शारीरिक ही नहीं, फिजिकली ही नहीं, वो मेंटली भी बहुत पजल्ड है, या तो वो लंबे टाइम से बीमार रह रहा है ना। तो ये चीजें होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं पेशेंट का डायग्नोस करने में। ठीक है, पेशेंट कितना व्यायाम कर सकता है, हम पेशेंट से भी पूछते हैं कि जैसे पेशेंट कहता है कि भूख नहीं लग रही है, तो हम उससे पूछते हैं कि कितना खाते हो। किसी पेशेंट के लिए तो 2 रोटी भी बहुत ज्यादा होती है। कोई पेशेंट ऐसा होता है जो कहता है कि 6 रोटी खाता हूँ, तो भी मेरा नहीं होता है ना। मेरे पास एक पेशेंट आया, कहता है कि मैडम वेट कम करना है। मैंने कहा ठीक है, मेडिसिन दे देंगे, पर डाइट बताओ। तो कहता है कि रात को ना मोटी रोटी अगर है तो 4 खाता हूँ, और अगर पतली रोटी है तो 8 खाता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे तो वेट कम नहीं होगा, तो डाइट तो कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो कहता है कि अच्छा ऐसा करते हैं, 8 रोटी की जगह 6 रोटी खा लूंगा। तो आप देखिए कि उसका आहार सेवन क्षमता कितनी है। अब आप बताइए, 6 रोटी खा के पेशेंट का वेट कम करा सकते हैं क्या हम? ऐसे पेशेंट को टैकल करने के लिए आपको युक्ति भी लगानी पड़ेगी कि आप उसको समझा पाए, है ना। तो हमारा जो डायग्नोस है, आपको ये सारी चीजें देखनी है कि किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, और हम ट्रीटमेंट देखें तो आयुर्वेद में जो इलाज है वो भी एलोपैथी ट्रीटमेंट से बहुत अलग है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हर इंसान का ट्रीटमेंट दूसरे इंसान से डिफर है, अलग है ना। क्योंकि उसके दोषों के असंतुलन से ही वो बीमार हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें उसके दोषों को समावस्था में लेके आना है। जैसे कि अगर बुखार हुआ, आप एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, बुखार हुआ, तो वो आपको क्या देगा, आप 50 डॉक्टर के पास चले जाइए, या 50 लोग चले जाइए अलग अलग पेशेंट, वो हर किसी को पैरासीटामोल ही देगा। भले ही उसका नाम कोई सूमो के नाम से दे, कोई प्रोसिन के नाम से दे, कोई कोजी प्लस के नाम से दे, कोई अलग अलग नाम से दे सकता है, वो सिर्फ कंपनी का नाम चेंज है, लेकिन सब में साल्ट क्या है, पैरासीटामोल। लेकिन वही पेशेंट अगर हमारे पास आता है, तो हमारे पास में इतना सारा, हमारे पास वैरायटी रहती है, क्योंकि हम पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन अलग दे रहे हैं। हम किसी को प्लेन गिलोय का जूस देते हैं, हम किसी को गिलोय वटी देते हैं, हम किसी को महासुदर्शन चूर्ण देते हैं, है ना। किसी को त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हैं, किसी को त्रिशूल दे सकते हैं, किसी को ज्वर मुरारी रस दे सकते हैं। ऐसे हमारे पास जो रेंज है वो बहुत सारी है, और वो हम कैसे देते हैं, पेशेंट टू पेशेंट चेंज हमारा ट्रीटमेंट रहता है। जबकि एलोपैथी में सब पेशेंट का ट्रीटमेंट सेम। गधा आ जाएगा तो भी पैरासीटामोल लेके जाएगा, घोड़ा आएगा तो वो भी पैरासीटामोल लेके जाएगा। वो फिर ये नहीं देखते हैं कि उससे ठीक होने के अलावा वो कितना साइड इफेक्ट का होता है। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं कि जो डिजीज हो रही है उसको तो हम रोक ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो डिजीज दोबारा ना हो, उसको रोकने के लिए भी हम साथ के साथ में हमारा प्रयास करते हैं, है ना। मतलब हम क्या करते हैं
कि उस बीमारी को जड़ से खत्म करती है। लोग क्या कहते हैं, आयुर्वेद में टाइम तो लगता है लेकिन बीमारी जड़ से खत्म होती है। सुनी है ये बात सबने? हाँ तो हिल कीजिए, सर तो हिलाइए। सुना है कि नहीं सुना है? गुड। कि बीमारी ठीक तो होगी, टाइम लग जाएगा, लेकिन बीमारी जड़ से जाएगी। ये सिर्फ आप आयुर्वेद के लिए सुन सकते हैं। कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जो एलोपैथी के लिए ये कहता हो कि ठीक तो हो जाएगा लेकिन जड़ से भी जाएगी। ऐसा कहने वाला आपको कोई पेशेंट नहीं मिलेगा। ये चीज हम सिर्फ आयुर्वेद में ही कह सकते हैं। वहां तो एक बीमारी को ठीक करके दो साथ में दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक के साथ दो फ्री। हम तो एक के साथ में 0 करके देते हैं, वो एक के साथ 2 फ्री देते हैं ना। इसीलिए लोग पेशेंट जो हैं एलोपैथी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हम इंडियंस को फ्री की आदत है ना, फ्री मिलना चाहिए चाहे बीमारियां ही मिल रही हो। लेकिन हमें लोगों की यही सोच बदलनी है, ठीक है। तो आयुर्वेद चिकित्सा जो है वो रोग से लड़ने के बजाय कि सिर्फ बीमारी को ही ठीक नहीं करती है, वो दोषों के संतुलन करती है, साथ में इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है ना। हम अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं या खांसी वाले पेशेंट होते हैं, हम सिर्फ उनको वासामृत या इम्यून प्लस नहीं दे रहे हैं, हम उनको च्यवनप्राश भी देते हैं। किस लिए? कि अभी जो वासामृत है, इम्यून प्लस है, ये आपकी अभी की खांसी को तो ठीक कर देगा, लेकिन अगर आप च्यवनप्राश 1 महीने 2 महीने तक लगातार खाएंगे तो आपको ये खांसी दोबारा नहीं होगी, है ना। लेकिन एलोपैथी में क्या होगा, 3 दिन का कोर्स दे दिया, अब ये ले लो, अब ठीक हो जाएगा, चाहे 15 दिन बाद आपको दोबारा खांसी हो जाए। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये आयुर्वेद और एलोपैथी में हमेशा रहेंगे। हम रोग से लड़ने के बजाय हम शरीर को स्वस्थ करने के ऊपर, बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के ऊपर जोर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, साथ में हमारा क्या रहता है, आहार और पोषण, न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन के ऊपर भी करते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि पथ्य अपथ्य की रोग है, हर बीमारी का एक अलग तरह की डाइट रहती है ना। कि ये बीमारी है तो आपको ये वाली डाइट लेनी है, और डाइट जो है आपके बॉडी का या आपके डिजीज के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे हमने पहले देखा, खांसी का हमने एग्जाम्पल लिया कि खांसी में अगर आप आइसक्रीम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन खांसी में अगर आप गर्म पानी पियेंगे या तुलसी का अदरक का रस निकाल के उसको शहद में मिला के ले लेंगे तो वो भी काम कर देगा, है ना। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि डायबिटीज हो रही है, तो डायबिटीज में हम बिल्कुल बकायदा बता के देते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं, चीकू है, आम है, अंगूर है, ये नहीं खाना है ना। लेकिन कौन से फ्रूट्स खाने हैं वो भी हम बता के दे रहे हैं। किडनी डिजीज है तो किडनी डिजीज में आपको ये वाली डाइट लेनी है, ये वाली नहीं लेनी है। आपको अगर जॉइंटिस हो गया है तो आपको गन्ने का जूस लेना है, ठीक है। तो ये हमारा जो आहार है वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव रोल प्ले करता है किसी भी बीमारी को ठीक करने में। नेक्स्ट, ये हमने पहले ही बात कर ली है, जीवन शैली में सुधार और रोग नियंत्रण। मेरे को लगता है स्लाइड रिपीट हो गई है ये। नेक्स्ट, हम देखते हैं कि हम जब आयुर्वेद के थ्रू हम पेशेंट को ठीक करते हैं, तब हम सिर्फ पेशेंट की बीमारी को ही नहीं ठीक कर रहे हैं, उसके एक संपूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा कर रहे हैं, है ना। कि इस पद्धति के अनुसार चिकित्सा करते हुए केवल रोगग्रस्त अंग या रोग के लक्षण को ही नहीं, इसके साथ साथ रोगी की आत्मा, मन, उसके शारीरिक प्रकृति, वात पित्त जो दोष हैं, उसके धातुओं की, मल की क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो है वो ट्रीटमेंट रहता है। वही सेम चीज है कि पर्सन टू पर्सन, एक ही रोग होने पर भी अलग अलग रोगियों को उसकी प्रकृति और दोष के अनुसार अलग अलग औषधियां जो है वो दी जाती हैं। एलोपैथी में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पर हर एक जो औषधि है वो एक रसायन का भी काम करती है ना। टोनर का काम करती है, बलकारक का काम करती है। आंवला है, आप रेगुलर में यूज कीजिए। च्यवनप्राश है, उसको रेगुलर यूज कीजिए। गिलोय है, गिलोय भी रसायन की औषधियों का काम करती है। अश्वगंधा है, शतावरी है, इन सारी चीजों को हमें एज अ मेडिसिन यूज नहीं करना है, एज अ मेडिसिन नहीं मानना है। इन सारी चीजों को हमको एज अ रसायन यूज करना है। ये रोगी के साथ साथ
इन औषधियों का प्रयोग रोगी के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, जिससे कि रोगी का रोग दूर होगा और स्वस्थ व्यक्ति का पोषण होगा, उसकी इम्यूनिटी का विकास होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने च्यवनप्राश और चंद्रप्रभावती है, ये सिंपली लिखे हुए हैं। आयुर्वेद मूलतः शक्ति, शुद्धि और संतुलन से स्वास्थ्य प्राप्ति का बहुआयामी विज्ञान है। नेक्स्ट, आधुनिक एलोपैथी चिकित्सक, है ना, हमने बात की थी कि मिनरल्स भी हम जो है हमारी बीमारियों में हम यूज करते हैं, लेकिन एलोपैथी वाले डॉक्टर्स जो हैं वो कभी मिनरल्स को यूज नहीं करते। उनमें इतने गट्स ही नहीं है कि वो मिनरल्स को यूज कर लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि मिनरल्स जो हैं वो सिर्फ हैवी मेटल्स हैं और अगर उन्हें यूज करेंगे तो वो सिर्फ जाके किडनीज में स्टोर हो जाएंगे और उसके साइड इफेक्ट आएंगे। लेकिन हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन है, जितनी हमारी मेटल्स हैं, उनको प्रॉपर उनका शमन करके, शोधन करके, है ना, और बहुत सारे उनको शोधन प्रक्रियाओं से गुजार करके हम भस्में बनाते हैं, और जब हम उन्हें यूज करते हैं तो वो डेफिनेटली हमें ज्यादा बेनिफिट करती हैं। अगर किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, आप एक उसे एलोपैथी का सिरप दें या फिर आयुर्वेद की वो मेडिसिन दें जिसमें आयरन जो है वो भस्म के रूप में डला हुआ है, साथ में उसमें कॉपर का भी कुछ अंश डला हुआ है, क्योंकि बॉडी जो है वो आयरन का अब्जॉर्प्शन तब तक नहीं करती जब तक कि हमारी बॉडी में कॉपर ना हो। तो हमारी जितनी भी आयुर्वेद की हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली मेडिसिन आती हैं, उनमें आयरन के साथ साथ बहुत नैनो पार्टिकल्स में कॉपर भी डला हुआ होता है। तो हम लोग आयुर्वेद वाले हैवी मेटल्स को यूज कर लेते हैं उनका शमन शोधन करके, लेकिन एलोपैथी चिकित्सक जो है वो उनमें बहुत डर रहता है और वो इन चीजों को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, सारा वही है कि इसी में इस चीज का भी स्पेशली हम बल देते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी है, वो उसका विकास हो, जिससे कि हम बार बार बीमार हो ही ना। नेक्स्ट, हम देखते हैं कि निदान का सरल और सस्ते उपाय है। कैसे हमने किया था, कैसे पेशेंट हमारे पास चल के आया, ठीक है, उससे हमने देखा, हम नाड़ी परीक्षण के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन जब आप एलोपैथी में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, आपने क्या बोला, मैंने 3 दिन से पैरासिटामोल लिया था लेकिन मेरा बुखार खत्म नहीं हुआ, तो डॉक्टर क्या कहेगा, अच्छा पैरासिटामोल से ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ और होगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास बुखार के लिए पैरासिटामोल के अलावा कुछ है ही नहीं। वो आपको क्या कहेगा, सीधे सीबीसी कराओ, डेंगू का टेस्ट कराओ, मलेरिया करा लो, टाइफाइड का टेस्ट करा लो। वो आपको, उसकी फीस तो है 500 रुपए, लेकिन वो आपको टेस्ट कितने के लिख देगा, 2000 रुपए की टेस्ट लिख देगा। मेडिसिन चाहे 100 रुपए की आ रही है, लेकिन अनड्यू आपके पास, आपके ऊपर 2500 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। आप लाइन में लगे हुए हैं, आपको शारीरिक परेशानी हो रही है, आप ऑलरेडी बीमार हैं, फिर भी आप लाइन में लगे हुए हैं, आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, आप आर्थिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं, है ना, धन का बहुत ज्यादा व्यय हो रहा है। लेकिन आयुर्वेद में हम हर चीज के लिए टेस्ट नहीं कराते हैं, हम पहले प्रॉपर उसकी पेशेंट की, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बहुत नामी डॉक्टर्स हो जाते हैं एलोपैथी के, आप उनके पास जाइए, वो आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, वो उनका ये रहेगा, यहाँ तो फोन लगा हुआ है कान से और हाथ में पेन है, ऐसे देखा, हाँ बताओ क्या परेशानी है, डॉक्टर साहब 3 दिन से बुखार नहीं आया, आप बोलना चाह रहे हैं साथ में कि पेट में दर्द भी है, रात को उल्टी भी हुई थी, इतनी देर में तो उसने दवाइयां लिखी और ये लो, ले जाओ। उसने आपकी बात ही नहीं सुनी, है ना, ये चीजें बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन हम आयुर्वेद में, जो हम आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स होते हैं या आप जो एसोसिएट्स हैं, हम लोग बहुत धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में पेशेंट की बात सुनते हैं। उससे क्या होता है कि पेशेंट भी हमसे अपना एक साइकोलॉजिकल जुड़ाव महसूस करता है कि नहीं, ये बंदा बहुत अच्छा है, इसने मेरी मुझसे तसल्ली से बात सुनी। वहां एक आपका कंपैरिजन हो जाता है कि एलोपैथी वाले ने तो आपकी पूरी बात भी नहीं सुनी, आपको सिर्फ दवाई लिख दी। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया है, क्योंकि जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसको पता है कि इस कंपनी ने मुझे 5 दवाइयों के लिए मेरे को रिकमेंड किया हुआ है कि मुझे 5 ही दवाइयां देनी है, तो उसने प्रिंट करवा रखे हैं मेडिसिन के नेम। आप गए
तो उसको लिखना भी नहीं है, आपको उसको सिर्फ उन 5 दवाइयों में से टिक टिक करना है कि आपको 3 दवाई लेनी है, आपको 4 दवाई लिखनी है, लो। आपका एक सेंटेंस पूरा होने के पहले उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा दिया। लेकिन हम तसल्ली से पेशेंट की बात सुनते हैं, हम प्रॉपर तरीके से नाड़ी विज्ञान के द्वारा पेशेंट को बीमारियों को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये जो है एलोपैथी और आयुर्वेद में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इससे हम शारीरिक मानसिक क्षति से भी बच रहे हैं और साथ ही हम धन का अपव्यय होने से भी रोक रहे हैं, ठीक है। तो हम जटिल और पुराने रोगों में और जहां हमें जरूरत लगती है, हम पेशेंट को हमने मेडिसिन दी, अपने हिसाब से नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम आयुर्वेद में आके हम टेस्ट नहीं कराते। जनरली तो क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट वही आता है जो 2-4 एलोपैथी डॉक्टर्स के पास घूम चुका होता है, उसके पास इतनी मोटी फाइल होती है, वो फाइल लेके ही आता है हमारे पास में कि ये देखो, ये टेस्ट करा लिया, इस डॉक्टर को दिखा लिया, इसको दिखा लिया, इसको दिखा लिया, अब आप देख लो कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, ये और पूछ के जाता है साथ में, कितने दिन तक दवाई लेनी पड़ेगी। तो वहां पे आपको बहुत पेशेंसली उस पेशेंट की बात भी सुननी होती है, रिपोर्ट्स भी देखनी है, लेकिन उसको ये भी समझाना होता है कि आप 2 साल 5 साल से बीमार थे, तो पेशेंस के साथ में दवाई लीजिए। ये आयुर्वेद और एलोपैथी के बेसिक जो है वो डिफरेंसेस है। नेक्स्ट, एलोपैथी में क्या होता है कि हार्ट डिजीज है, कब तक नहीं पता चलता, जब तक अटैक आने की कंडीशन नहीं आ जाती। बॉडी सिम्टम ही नहीं दे रही ना, उनके अकॉर्डिंग तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेन जितने हमारे बॉडी के वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, पैनक्रियाज है, लंग है, हार्ट है, नर्वस सिस्टम है, बोन्स है, जब जब तक वो 70% 80% तक बीमार नहीं हो जाते, तब तक तो बॉडी बता ही नहीं रही ना कि डायबिटीज है, अस्थमा है या कार्डिक डिजीज है। लेकिन जब हम आयुर्वेद की तरफ आते हैं, जैसे सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे जो सी सर हैं तादीश जी, उन्होंने भी हमें बताया था कि कौशिक जी बिल्कुल ठीक थे, होली खेल रहे थे और सडन अरेस्ट में उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वो एलोपैथी के अकॉर्डिंग ठीक थे। लेकिन वही अगर वो किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रेंड आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाएंगे, तो वो उनके बात करने के तरीके से, उनके चल के आने के तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे कि वो पहचान लेता है। साथ ही हमारी जो हमारी एक टेक्स्ट बुक है माधव निदान, उसमें इतना तरह के सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि आप पेशेंट को देख के ही पहचान जाते हैं किसको ये सारी चीजें हो सकती हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुत सारे नाड़ी वैद्य ऐसे हैं जो इधर हाथ रखेंगे और तुरंत ही आपको बता देंगे कि आपके शरीर में ये परेशानी है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ और अच्छा सीखने की, आप लोग भी कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, तो आयुर्वेद क्या है कि सिर्फ सिम्टोमेटिक जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करके सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट कर रहा है ना। कि अगर आपको सिर्फ एसिडिटी का इशू हो रहा है, तो आपके एसिडिटी को ठीक नहीं कर रहा है कि आप एंटासिड ले लो, वो आपको साथ में बता रहा है कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है। वो आपके सिर्फ गले के ऊपर नहीं काम कर रहा है कि गले में आपको एसिडिटी फील हो रही है, वो आपके स्टमक पे भी काम कर रहा है ना। हम एसिडिटी वाले पेशेंट को साथ में लीवर टॉनिक देते हैं, रीजन कि हमें पता है कि डाइजेशन गड़बड़ है इसीलिए एसिडिटी हो रही है। तो सिर्फ हम उस एक सिम्टम पे नहीं गए, हमने उसकी बॉडी के सिम्टम को भी ठीक किया है, ठीक है। तो आयुर्वेद पद्धति जो है वो एलोपैथी के अकॉर्डिंग तुरंत लक्षण का शमन करके आराम नहीं पहुंचाती है। वहां तो क्या होता है, आपने एंटासिड लिया तुरंत ठीक हो गया, लेकिन हम रोग के मूल कारण को पहचान कर उसको समूल मूल सहित नष्ट करने का हम प्रयास करते हैं। जब रोग का कारण ही नष्ट हो जाता है, जब किसी पेड़ की खरपतवार को आप जड़ सहित खींच के निकाल देते हैं, तो वो दोबारा नहीं उगता है। जबकि आप सिर्फ उसको ऊपर से काट देंगे तो धरती आपको प्लेन लगेगी, थोड़े ही देर बाद, थोड़े ही दिनों बाद वो वापस बढ़ने लगता है, ठीक है। तो आयुर्वेद जो है वो सिर्फ सिम्टोमेटिक चिकित्सा नहीं करके आपका सिस्टमैटिक चिकित्सा कर रहा है। नेक्स्ट, आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति का है उसका सबसे बड़ा कमजोर पक्ष ये है कि मात्र रोग से होने वाले उपद्रव को नियंत्रित करने में
तुरंत प्रभावशाली है ना। कोई भी डिजीज हुई, पेट में दर्द हुआ, एक इंजेक्शन लगाया, पेट दर्द ठीक हो गया। हमारे आयुर्वेद में हो सकता है कि कि कुछ बीमारियों का हम तुरंत उपचार नहीं कर पाए, लेकिन एलोपैथी क्या करता है कि तुरंत उस चीज को ठीक कर देता है। फिर वो कोई आपका बुखार हो, कोई आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, ये सारी चीजें जो है वो ठीक कर देता है। लेकिन जब बात आती है बड़ी बीमारियों के मैनेजमेंट, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जॉइंट्स पेन है, तो वहां आके ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं। उसने आपको तुरंत में सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकता है कि आपने आज जो है मेटफॉर्मिन लिया, आपका शुगर लेवल कम आ रहा है, ठीक आ रहा है, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम नहीं लेंगे तो वो नहीं आएगा, वो वापस बढ़ के आएगा। लेकिन अगर आप शुगर बैलेंस जूस को या टैबलेट को रेगुलर यूज करेंगे तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। और फिर हम धीरे धीरे हमारा जो ये मेडिसिन है डायबिटीज की, उसको भी बंद करते हैं। वहां पे क्या होता है कि अगर आपकी एक बार डायबिटीज की मेडिसिन शुरू हो गई, डॉक्टर कभी नहीं कहेगा आपको कि ये मेडिसिन बंद होगी। वो क्या कहेगा, एक बार दवाई शुरू हो गई, पूरी जिंदगी दवाई खाते रहना है। जबकि आयुर्वेद में इस तरीके की चीजें नहीं होती। नेक्स्ट, आयुर्वेद में हम रोगों को नियंत्रण करने के साथ साथ जिस कारण से वो हो रहा है उसको भी ठीक करते हैं, साथ ही साइड इफेक्ट ना हो इसको भी हम ध्यान में रखते हैं। यही आयुर्वेद की विशेषता है, यही जो है वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद का मूलभूत अंतर भी होता है। नेक्स्ट, आयुर्वेद जो है वो स्टेम सेल से लेके जो हमारे टिश्यूज हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसके अलावा हमारा जो पूरी बॉडी है उसको डिटॉक्सिफाई भी करता है, उसका शोधन भी करता है और उसके बाद हमारे दोषों का संतुलन करता है। नेक्स्ट, तो हम ये देख सकते हैं, हम ये मानते हैं कि जब रोग अत्यंत प्रबल अवस्था में हो, तो अत्यंत प्रबल मतलब सीवियर पेन हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति की दवा ले सकते हैं। लेकिन उस रोग से जैसे हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज, आर्थराइटिस को पूर्ण रूप से अगर ठीक होना है तो आपको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा पर लौट के आना ही पड़ेगा। क्योंकि हम रक्तचाप, गठिया, दमा, हृदय रोग, थायराइड इसको कंट्रोल ही नहीं करते हैं, इसकी जड़ को भी उखाड़ फेंकते हैं। आज के टाइम पे हमारे पास इसको लेके पहले होता था कि हम बीमारियों को ठीक करते थे, लेकिन हम उसका डेटाबेस नहीं रखते थे। तो अगर हम किसी को बोलते थे कि हमारे पास हमने इतने पेशेंट ठीक किए, तो लोग कहते थे कि अच्छा झूठ बोल रहे हो, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे पूरा जो है, क्योंकि दिखाना पड़ेगा आपको, तो डेटाबेस है, पूरी रिसर्च है, और उन सबको दिखाते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम आयुर्वेद में बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। इसीलिए प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति होने के साथ साथ आयुर्वेद वर्तमान में पूर्ण प्रासंगिक और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। लोग बोल सकते हैं ये जड़ी बूटी झोला छाप डॉक्टर्स हैं, लेकिन नहीं, हम पूरे हमारी हमें कोई ये कहता है तो हम उन्हें बोल सकते हैं हमारी चिकित्सा पद्धति तुम्हारे से भी बहुत पुरानी है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आ जाओ, आमने सामने बैठो और उनसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हम उनसे बेटर है। तो हमने पूरे सेशन में यही देखा है कि आयुर्वेद जो है वो किस तरीके से एलोपैथी में किस किस फील्ड में हम उनसे आगे। नेक्स्ट, इसी के साथ सेशन थोड़ा सा टाइम ज्यादा